तो सर आप वहाँ पे काबुल में रहे हैं, तो आपने कितने करीब से आतंकवाद को या तालिबान को देखा है, महसूस किया है? जब मैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी ज्वाइन किया था, ये 2007 की बात है। अफ़गानिस्तान में उस समय तालिबान तो नहीं था, लेकिन तालिबान का खौफ था। सर जैसे कि अगर आप आईएएस क्लियर नहीं कर पाते तो सर आपके पास विकल्प थे, क्योंकि आप जैसे कि हम जानते हैं आप सिंगर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आपके पास कई टैलेंट हैं। लेकिन सर कई ऐसे युवा हैं आज के टाइम में, उन पे कोई विकल्प नहीं होता। तो सर क्या युवाओं को एक विकल्प हमेशा रखना चाहिए और एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि मैं सिर्फ इतने साल ही मेहनत करूँगा? अर्जुन से पूछा गया था, एक चिड़िया है सामने, क्या देख रहे हो? बहुतों से पूछा गया, किसने बताया चिड़िया है, तुम क्या देख रहे हो? बोले कि मैं भी चिड़िया देख रहा हूँ, लेकिन चिड़िया में कुछ पंख है। अर्जुन से पूछा गया, तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं इस चिड़िया के आँख की पुतली देख रहा हूँ, मुझे भेजना है वहाँ। कई सरकार ऐसी हैं कि आप जिस तरह से कार्य करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को कितना फ़र्क पड़ता है एक आईएएस या आईपीएस अधिकारी का? अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं मोहम्मद अमन ख़ान, पीस टॉक विद मैक का होस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पीस टॉक विद मैक में हम हर एपिसोड में हर समाज के ऐसे लोगों को इनवाइट करते हैं जो कि हमारे देश की सोसाइटी के लिए, समाज के लिए और युवाओं के लिए प्रेरणा रहें। आज के हमारे जो मेहमान हैं, जो गेस्ट हैं, उनको इंट्रोड्यूस कराने से पहले मैं एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ संक्षेप में। 17 दिसंबर 1963 बिहार के छपरा में डॉक्टर रविंद्र राजहंस जी के यहाँ दो जुड़वां बच्चे जन्म लेते हैं। अक्सर हमने फिल्मों में देखा है कि जब भी जुड़वां बच्चे होते हैं तो उन जुड़वां बच्चों में एक बच्चा बहुत ज़्यादा समझदार, इंटेलिजेंट और स्मार्ट निकलता है, वहीं दूसरा बच्चा जो है वो थोड़ा सा भोला और कमज़ोर निकलता है। लेकिन ये दोनों बच्चे फिल्मी कहानियों से बिल्कुल विपरीत थे। हिंदुस्तान की सबसे मुश्किल परीक्षा, सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी, जिसको क्लियर करने के लिए, जिसको पास करने के लिए हमारे देश में लाखों युवा हर साल सपने देखते हैं और एग्ज़ाम देते हैं और सरकारी अधिकारी बनने के सपने देखते हैं। ये दोनों बच्चे यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं, तैयारी करते हैं और दोनों ही भाई एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, जिसमें से बड़े भाई श्री ज्योति कलश आईएएस अधिकारी बन जाते हैं और छोटे भाई अमृत कलश आईपीएस अधिकारी बन जाते हैं। दोनों भाई ना तो सिर्फ छपरा के लिए, ना सिर्फ बिहार के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाते हैं, युवाओं के लिए प्रेरणा बन जाते हैं। और एक महान लेखक, महान कवि डॉक्टर रविंद्र राजहंस जी, जो कि दोनों बच्चों के पिता हैं, स्वर्गीय डॉक्टर रविंद्र राजहंस जी को 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जाता है। तो ये पूरा परिवार देश के लिए, समाज के लिए प्रेरणा रहा है। इसी कहानी के एक किरदार श्री ज्योति कलश आईएएस ऑफिसर आज हमारे बीच मौजूद हैं। मैं सबसे पहले सर का धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे शो में आने के लिए। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा आमंत्रण स्वीकार करने के लिए। नहीं, बिल्कुल आपके आमंत्रण को मैं स्वीकार करता हूँ और साथ साथ आपके दर्शकों से मैं जुड़ रहा हूँ आपकी वजह से, इसलिए आभार प्रकट करता हूँ। जी धन्यवाद। तो सर जैसा कि हम जानते हैं कि आपने आईएएस अधिकारी के तौर पे अपनी सेवा दी है देश में, विदेश में। तो सर कई बार हमने ऐसे आईएएस अधिकारी देखे हैं जिनको अगर उनकी पसंद का कैडर नहीं मिलता है तो हमें ऐसा देखने को मिलता है कि वो इस्तीफ़ा दे देते हैं और दोबारा यूपीएससी की तैयारी करते हैं कि उनको अपनी पसंद का कोई अच्छा कैडर मिल सके। ख़ासकर कई अधिकारी हमने देखे हैं कि वो नॉर्थ ईस्ट में जाना पसंद नहीं करते हैं। ऐसे में सर जब आपको नागालैंड कैडर मिला तो क्या आपके मन में ऐसी धारणा नहीं आई, ऐसा भाव नहीं आया कि मैं नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट में कैसे अपनी कार्य करूंगा, और जी मैं दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र होता तो ठीक था? और क्या आपको कोई परेशानियों का सामना करना पड़ा उस दौरान अपने कार्यकाल में? अमन, एक बात मैं बिल्कुल साफ करना चाहता हूँ जी। अगर आप प्रशासनिक अधिकारी बनना चाहते हैं तो आप देश को दूसरे नज़रिया से देखिए। हर राज्य
चाहे वो पूर्वोत्तर राज्यों का राज्य या दक्षिण भारत का हो या उत्तर भारत का हो या मध्य भारत का हो, देश का ही राज है। जी बिल्कुल। और देश के उस राज्य में अगर आप सेवा देते हैं तो आप देश के लिए सेवा कर रहे हैं। तो चाहे वो नागालैंड हो या तमिलनाडु हो या केरल हो या हरियाणा हो या पंजाब हो या दिल्ली हो, क्या फ़र्क पड़ता है। जी जी। हमेशा चैलेंज के रूप में आप जगह लेते हैं, आप किसी से मिलते हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ उस आदमी में बहुत कैरिस्मेटिक पर्सनैलिटी है तो आप उसको फॉलो करते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स को देखे हैं, हमसे भी बहुत सारे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट कार्डर में काम कर चुके हैं, उनसे प्रेरणा मिली। जब मुझे ये कार्डर मिला था तो बिल्कुल निराशा नहीं हुई, कतई नहीं हुई। मैं निराश होने के लिए सर्विस नहीं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं तो देश की सेवा के लिए आ रहा हूँ। आखिर सेना में इतने लोग जाते हैं, सियाचिन में भी काम करते हैं जी। हर जगह डिफ़िकल्ट एरियाज़ में काम करते हैं, -डिग्री टेम्परेचर, -30 -40 डिग्री में काम करते हैं। आप नाथुला पास चले जाए सिक्किम में, वहाँ पर भी वो हमारे जवान लोग काम करते हैं। जी वहाँ पर भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, वहाँ भी पुलिस अधिकारी हैं, वहाँ भी BSF है, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, अदर सर्विसेज के लोग काम करते हैं। तो ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि आपको अपने मन पसंदीदा कार्डर नहीं मिला तो आप बहुत ज़्यादा उदास हो गए। जी। उदास की तो बात ही नहीं है। और दूसरी बात मैं इस साथ साथ ये कहना चाहूँगा कि सरकार की कुछ पॉलिसीज़ हैं, नीतियाँ हैं, उसके तहत आप भारत सरकार में ऑन डेपुटेशन पर आते हैं। कुछ दिनों के लिए शुरू के 9 साल जब आप एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट काम करते हैं, एज ए कमिश्नर काम करते हैं, डिफरेंट लेवल्स पर आप फील्ड में काम करते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है, आप सेंटर में आ सकते हैं, किसी भी मंत्रालय को ज्वाइन कर सकते हैं, विदेश जा सकते हैं। तो कोई ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम किसी ऐसे कार्डर में चले गए और उसके बाद अपने को कोसने लगे कि मैंने क्यों ये नौकरी ज्वाइन किया था, इससे अच्छा तो मैं दिल्ली में किसी और नौकरी में रहता। बट बात कुछ और है। ये एक ऐसा पद है, ये एक ऐसी सर्विस है और ऐसे पदों को आपको देता है पूरे सर्विस के करियर में, जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट करते हैं सोसाइटी को, समाज को कुछ दे जाते हैं। और वो आपकी सबसे बड़ी, जो कहते हैं कि जिसमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, संतुष्टि मिलती है, वो आपको संतुष्टि देती है। जी सर। सर जैसे कि हमने देखा कि आपने देश में नहीं विदेशों में भी अपनी सेवाएं दी हैं। आपने UN से लेकर बेल्जियम से लेकर अफ़गानिस्तान तक में अपनी सेवाएं दी हैं। तो सर क्योंकि इंटरनेशनल एंटी टेररिज्म मूवमेंट आतंकवाद के ख़िलाफ़ एक जागरूकता अभियान चलाता है और वो भी UN में लिस्टेड है, वो भी कार्य करता है। तो सर जैसा कि हमने देखा कि अमेरिका ने 20 साल अपनी जो आर्मी है वो अफ़गानिस्तान में लगाए रखी, इसलिए कि तालिबान वहाँ पे कब्ज़ा ना कर ले। लेकिन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने जैसे ही अपनी सेना वापस ली और बिलियंस ऑफ डॉलर अमेरिका ने वहाँ पे खर्च किए, उनके कई जवान शहीद हुए। जैसे ही जो बाइडन ने अपनी सेना वापस ली, हमने देखा तालिबान ने वहाँ पे फिर कब्ज़ा कर लिया। तो सर आप वहाँ पे काबुल में रहे हैं, तो आपने कितने करीब से आतंकवाद को या तालिबान को देखा है, महसूस किया है, और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा अफ़गानिस्तान में? जब मैं यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ज्वाइन किया था, ये 2007 की बात है। अफ़गानिस्तान में उस समय तालिबान तो नहीं था, लेकिन तालिबान का खौफ था। और जिस फील्ड में मुझे दायित्व दिया गया वो मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन था, और साथ साथ अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में मैं काम कर रहा था। मैं आपको बताऊं, पर्सनल एक्सपीरियंस हमारा ऐसा रहा है कि हायर एजुकेशन सेक्टर में डिज़ास्टर मैनेजमेंट जी एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है। अफ़गानिस्तान में इतने डिज़ास्टर्स होते हैं, चाहे वो मैन मेड डिज़ास्टर्स हों, चाहे नेचुरल डिज़ास्टर्स हों, जी हर तरह के डिज़ास्टर्स होते हैं। उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट का एक नया कोर्स लाना, वहाँ के स्टूडेंट्स को मोटिवेट करके एक नए कोर्स को लाना और उसमें उनका दाखिला होना, ये बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए, जो मुझे ये दायित्व दिया गया था। चूँकि मेरी बैकग्राउंड रही है डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, मेरी एक्सपर्टीज़ है और सिक्योरिटी इश्यूज़ में, तो मैंने इसको एक से चैलेंज लिया। और सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज ये था कि लड़कियों का एडमिशन वहाँ हायर एजुकेशन के लिए एक ढंग से वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, डर के मारे, जबकि लड़कियाँ पढ़ना चाहती थी। बहुत सारी स्टूडेंट्स हमारे पास आती थी
और लेकिन खौफ था उनके दिमाग में कि अगर कोई तालिबान का आदमी मुझे देख ले आपसे बात करते हुए तो पता नहीं क्या हो जाए, आपके ऊपर खतरा हो जाए। तो जब आप चैलेंज लेते हो तो फिर खतरे को आप दूर रखते हो अपने दिमाग से, वह उस खौफ को निकाल देना चाहिए। मैं वहाँ के चांसलर जो काबिल यूनिवर्सिटी के थे उनसे मैं मिला और मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस चाहता है कि इस कोर्स को मैं इंट्रोड्यूस करूँ। मैंने पूरा करिकुलम उसका बनाया, ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन का, और मेन स्ट्रीमिंग की हायर एजुकेशन को काबिल यूनिवर्सिटी में। एंड आपको मैं विश्वास दिलाऊं कि एक नई फैकल्टी बनी, जियो साइंस फैकल्टी, जिसका इनॉग्रेशन मैंने किया था। अब क्या हो रहा था वहाँ पर कि कुछ लड़के तो आए एडमिशन लिए, स्टार्टिंग वही 5-6 लड़कों से स्टार्ट हुआ क्योंकि इसके बारे में कोई जानता नहीं था जी। और मुझे लड़कियों को लाना था, जो कि मेजर चैलेंज था। तालिबान के रिजीम में लड़कियां तो स्कूल नहीं जाती, यहाँ हायर एजुकेशन तो बहुत बड़ी बात हो गई। जी। तो हमने ये सोचा कि लड़कियों को मैं मोटिवेट करूं, तो गुप्त जगहों में जा कर के मैं लड़कियों के साथ मिल कर के उनको मैं मोटिवेट करता था। और मोटिवेशन से हमने देखा उनके अंदर एक प्रेरणा आ रही है कि वो हायर एजुकेशन के लिए तैयारी करें। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो अंग्रेज़ी हो, चाहे कोई ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हो। तो मैंने कहा कि देखो तुम लोग कोई और सब्जेक्ट में चले जाओ तो वो तो पढ़ते ही हैं, ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें अगर तुम जाओगे तो तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेगी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट, रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस, और अफ़गानिस्तान में तो इतने सारे घटनाएं घटती रहती है। कभी भूकंप आ जाता है, कभी बाढ़ चली आती है, कभी बहुत सूखा पड़ जाता है। तो उसमें ह्यूमन एंड कैटल, ये दोनों जो है, जैसे एनिमल बीइंग है और ह्यूमन बीइंग्स हैं, सो दोनों के लिए काम करना। वो भी तो जीव हैं, उनको भी तो ज़िंदा रखना है। जी। एक गाय घर में रहती है तो दूध उससे लोग निकालते हैं और अपना घर चलाते हैं, बेच करके, पी करके, कुछ तो भला होता है। तो हमने ये कहा लड़कियों को कि क्यों नहीं तुम लोग इस कोर्स को ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करो, तुम्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। रेड क्रिसेंट एक ऑर्गेनाइजेशन थी, इंटरनेशनल एनजीओ, आप जानते होंगे उसके बारे में, और यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस जो चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, इस तरह की बहुत सारी संस्थाएं हैं, वर्ल्ड बैंक की बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें आप लोग आ सकते हो। तो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी यहाँ मिल रही है। और जब मैंने मोटिवेट करना स्टार्ट किया, उसकी वजह से कुछ लोगों ने सोचा कि चलो एक बार ट्राई करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं। तो एक लड़की से वो कोर्स स्टार्ट हुआ, 6 लड़के और 1 लड़की, बंद कमरे में मैं क्लास लेता था वहाँ पर। और धीरे धीरे जब ये बात फैलना स्टार्ट हुआ, लोगों में मोटिवेशन, यही लोग हमारे जो हैं ये मोटिवेटर्स हो गए उन लोगों के लिए जो इस तरह के कोर्स में आना चाह रहे थे। और उन लोगों से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मैंने उनको बहुत मोटिवेट किया, ये बच्चे बहुत मोटिवेट किए। और आप विश्वास कीजिए, मैंने वो 7, मतलब 6 लड़के 1 लड़की, एक समय 5 लड़के 1 लड़की 6 थे, आज मोर देन 100 हैं स्टूडेंट्स, 100 से ज़्यादा है। तो ये मुझे बहुत आत्मसंतुष्टि देती है कि अगर आप किसी को सही रास्ता दिखाते हैं, जॉब अपॉर्चुनिटी जिससे उनको मिलती हैं, तो लड़कियां सामने आती हैं, लड़के तो आते ही हैं। डरना नहीं चाहिए, अगर आप डरोगे तो मरोगे, और अगर डर दिमाग से निकाल दिए, खौफ अपने दिमाग से निकाल दिए, तो आप किसी भी ऊंचाई तक आप जा सकते हो। जी सर, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि IATM के बारे में आपको बताऊं, बेसिकली इट्स एन एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन अगेंस्ट ग्लोबल टेररिज्म। और अफ़गानिस्तान में भी सर हमारी टीम काम कर रही है, कई कार्यक्रम भी वहाँ पे होते हैं जिसमें हज़ारों महिलाएं भी हिस्सा लेती हैं कार्यक्रमों में। तो ये आपकी बात सही है कि जब आप इनिशिएटिव लेते हो तो लोगों में हिम्मत बढ़ती है और उसमें वो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। क्या होता है ना, आप रोल मॉडल बन जाते हैं। जी। ठीक है, अगर हमारे टीम का कैप्टन कमज़ोर है तो उसका असर पूरे टीम पर होता है, बिल्कुल, उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है। और अगर कैप्टन मजबूत है तो सब में हौसला अफजाई होती है, वो हौसला अफजाई की वजह से आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किस ढंग का संदेश दे रहे हैं और आप में कितना दम है। जी। अगर आप में दम है तो दूसरे दमदार हो जाएंगे। तो सर जैसे कि हमने देखा है कि आपने
एशियन इंडिया कार रैली को भी इंडिया को प्रतिनिधित्व किया है, रिप्रेजेंट किया है इंडिया को आपने। तो सर ऐसा कैसे कि आप मतलब इतने बड़े अधिकारी हैं, वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, सरकार की कितनी पॉलिसी हैं, योजनाएं जो आईएएस अधिकारी को बनानी होती हैं, तो उसके बाद सर कैसे आपको इतना समय मिल पाता है कि आप दूसरे चीज़ों में भी अपना समय दे पाते हैं? आसियान इंडिया कार रैली भारत सरकार ने मुझे चुना था इसके लिए। तो छुट्टी या हॉलीडे पर हम नहीं थे, एक ढंग से मैं सरकार के लिए काम ही कर रहा था। सरकार को मैंने देश को रिप्रेजेंट किया। और नॉर्थ ईस्ट से मैं पहला आईएएस ऑफिसर हूँ जो इस तरह की कार रैली को पार्टिसिपेट किया था, जिसमें करीबन 9000 किलोमीटर्स गुवाहाटी से इंडोनेशिया तक 9 कंट्रीज़ को कवर किया था, 9000 किलोमीटर्स किया था। और एक ही बार नहीं, 2 दफ़ा किया। पहली बार 2004 में किया, फिर दूसरी दफ़ा 2012 में मैंने किया था। समय निकालना, ठीक है, इट्स अ हाई प्रेशर जॉब। आईएएस या आईपीएस या अदर सर्विसेज भी जॉब के प्रेशर तो रहते ही हैं, खासकर आईएएस में तो प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। आप अपने को कैसे बैलेंस करते हो? आपकी हॉबी अपनी जगह है और आपका प्रोफेशन अलग जगह है। मैं हमेशा हर जगह इस बात को कहता हूँ कि मंडे से फ्राइडे ये सरकार आपसे काम लेती है और आप 100% सरकार को देते हो और पब्लिक के लिए काम करते हो। लेकिन उसके बाद जो समय बचता है, तो मेरे हिसाब से आदमी को उस क्षेत्र में ज़रूर काम करना चाहिए जिसमें इसकी दिलचस्पी हो। चाहे अगर आप अच्छे लेखक हैं तो आप लिखिए, अगर अच्छे गायक हैं तो गाइए, अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं तो उस फील्ड में जाइए, जिस फील्ड में भी जाना है, चाहे फुटबॉलर हैं या क्रिकेटर हैं, किसी भी फील्ड में जाइए जिसमें आपकी रुचि है। पिछले बार आपके एक कार्यक्रम में मैं गया हुआ था जहाँ कैरम टूर्नामेंट था। मैंने वहाँ पर प्रतिभाओं को जब देखा तो मैं आश्चर्यचकित हो गया कि कितना अच्छा लग रहा था, इतना बढ़िया माहौल आपने वहाँ पर तैयार किया था। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपनी रूटीन को इस ढंग से बनाते हैं कि प्रोफेशन आपकी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती है और साथ साथ आप कुछ क्रिएटिव काम करते हैं, कुछ समाज को देते हैं। मैं हमेशा इसके खिलाफ हूँ कि सरकार की इमेज आपके किसी कार्य से ख़राब ना हो जी, क्योंकि सरकार की इमेज आपसे बनती है, एक ऑफिसर से बनती है। एक अगर ऑफिसर भ्रष्ट है तो उससे क्या होती है? सरकार की छवि खराब होती है, उस अफसर की तो छवि खराब हो ही जाती है, सरकार की आलोचना होती है। सरकार की आलोचना होती है। तो हमेशा ये दिमाग में रखना चाहिए कि हम ऐसा कोई काम न करें जिससे हमें तो नुकसान होगा ही, सरकार को कहीं ज़्यादा नुकसान होगा। फिर पब्लिक की जो उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशन जो होती है सरकार से, उसमें गिरावट आ जाती है। एक्सपेक्टेशन लेवल में डिफरेंसेस आ जाता है। कह रहे जब सरकारी में ऐसे लोग बैठे हुए हैं तो फिर क्या एक्सपेक्ट करूं, क्या ही कुछ होगा। सो मेरे कहने का मतलब है कि आप अपना 100% दीजिए, आप अपनी रूटीन ऐसी बनाइए जो बैलेंस कर ले। सैटरडे संडे आपका है, कभी इमरजेंसी हो जाए। हाँ, फील्ड में जब मैं था एज ए डिप्टी कमिश्नर और एज अ कमिश्नर तो फिर तो समय ही नहीं मिल पाता था। लेकिन जब मैं सेक्रेटेरिएट जॉब में आया तो एक रूटीन होती है, आप सवेरे 9 बजे से शाम में 6:30 बजे तक बैठते हैं और उसके बाद आप घर आते हैं। नाउ इट इज़ अप टू यू, आप किस ढंग से आप अपने को किसी फील्ड में ले जाना चाहते हैं। हमारे पिताजी ही हम हमेशा देखते थे कि वो पढ़ने लिखने वाले आदमी थे, तो उनके तरफ से भी हमारे अंदर कुछ आया कि भाई कुछ लिखा जाए, कुछ अगर कंस्ट्रक्टिव काम करे, कुछ कविताएं लिखूं या कुछ कहानी लिखूं। ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट थिएटर्स में रहा, बहुत सारे थिएटर्स मैंने किए हैं और बहुत सारी पिक्चरें की, हिंदी मूवीज़ बहुत सारी की हैं, करीबन 25 से ज़्यादा हिंदी मूवी मैंने किया होगा और 100 से ज़्यादा भोजपुरी मूवी मैंने किया, गाना गाया, गाना लिखा। तो ये अपनी हॉबी को आप कैसे परस्यू करते हैं, जिस क्षेत्र में आपकी रुचि है आप ज़रूर उस क्षेत्र में जाएं, लेकिन आप अपने जो आपका बेसिक प्रोफेशन है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। जी सर, बिल्कुल। सर ऐसे अधिकारी जो हैं प्रेरणा बनते हैं। सर आजकल हम देखते हैं युवा बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, अगर उसे किसी भी कार्य में कोई सफलता नहीं मिलती या थोड़ा 1-2 बार विफलता मिलते ही जो युवा है विचलित हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि मैं अब किस दिशा में जाऊं। वहीं सर हम आपको देखते हैं, सर आपने आईएएस अधिकारी रहते हुए भी आपको अगर एक्टिंग का शौक़ था तो आपने नवाजुद्दीन से लेके नाना पाटेकर तक और ऐश्वर्या राय तक के साथ काम किया। अगर आपको सिंगिंग का शौक़ था
तो सर आपने ना ही देशभक्ति और भजन सिर्फ लिखे और उसको गाया भी। तो सर अगर आपको राइटिंग का शौक़ था तो सर हमने देखा कि आपने फिल्म्स की स्क्रिप्ट भी लिखी। तो सर इतनी जो आपके अंदर सर जो टैलेंट है या जो ये प्रेरणा है, क्योंकि सर अगर हर किसी की प्रेरणा कोई ना कोई तो होता है, तो सर आपके पिताजी आपकी प्रेरणा थे या कोई और आपकी इंस्पिरेशन भी रहा है? अमन, मैं जिस परिवार से आता हूँ वो बहुत ही साहित्यिक परिवार है जी। और बिहार का मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत प्रतिष्ठित परिवार से मैं आता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर दादाजी भी बहुत अच्छे लेखक थे और बहुत प्रसिद्ध प्रोफेसर हुआ करते थे, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे, प्रदेश कॉलेज के प्रिंसिपल भी थे हिंदी में। जो मेरे बड़े चाचा वो भी हिंदी के बहुत फेमस प्रोफेसर थे एंड उसके बाद उनको भी पद्मश्री मिला था, मेरे बड़े चाचा को, और मेरे पापा को भी मिला था। यहाँ 2 भाइयों को पद्मश्री सरकार ने दिया था हिंदी साहित्य के लिए। मेरे फादर अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे लेकिन वो ज़्यादातर हिंदी में लिखते थे। मेरी माँ बहुत अच्छी लेखिका थी। तो एक साहित्यिक परिवार रहा है तो उसका तो असर आना ही था जी। और वो आया तो इसी की वजह से कुछ लिख देता हूँ, कुछ गा देता हूँ, कुछ ऐसा चलता रहता है। जी सर। तो सर ये जो मैंने आपके जैसे बोला कि आजकल को जो युवा है बहुत जल्दी विचलित हो जाता है, तो सर उनके लिए कोई ऐसा कोई मैसेज, हाँ, कोई संदेश की आगे? ये ठीक नहीं है मेरे विचार से। सफलता कोई ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपको मिल जाए। मैंने भी 3 अटेम्प्ट लिया था सिविल सर्विसेज का, जबकि तीनों बार मेरा हुआ, हर अटेम्प्ट्स में मेरा हुआ, लेकिन मेरा मिशन कुछ और था। मैं चाह रहा था आईएएस में आना। जी। तो फॉरेस्ट सर्विस में भी हुआ था, उसके पहले रेलवेज़ में, रेलवे ट्रैफिक सर्विस में भी था, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में भी था, फिर फाइनली आईएएस में आया। और शायद मैं बहुत लकी था कि मैं कभी फेल नहीं हुआ अपनी ज़िंदगी में। सो किस्मत तो बहुत बड़ी चीज़ है, भाग्य को मैं बहुत मानता हूँ। लेकिन वैसे स्टूडेंट्स को जिनको ठेस लग जाती है, जिनको सफलता नहीं मिलती है, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इससे विचलित नहीं होना चाहिए। आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी और मैं बहुत भाग्य में बिलीव करता हूँ। आज मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ, जिसको कहते हैं ना, समय से पहले ना भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। जी। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ साथ साथ, कई लोगों से हमारा डिबेट हो गया था इस इशू पर, टीवी पर, अदर लाइव प्रोग्राम पर हो गया था। कहा जाता है, गीता में लिखा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म से आदमी अपने भाग्य को बनाता है, कर्म पर बहुत फोकस है। मेरी सोच कुछ और है। मेरी सोच ये कहता है कि कर्म से भाग्य नहीं बनता है, भाग्य ही कर्म कराता है। जी। और अगर आपके अंदर प्रेरणा डालता है तो वो भाग्य डालता है। आपके अंदर वो प्रेरणा आएगी और आप उस दिशा में काम करने लगोगे, क्योंकि आपके भाग्य में वो चीज़ लिखा है पाना। और अगर भाग्य में नहीं लिखा है, कितना भी कर्म कर लो, आप नहीं अचीव कर पाओगे। और हर चीज़ का समय होता है। कहते हैं ना, न समय से पहले न भाग्य से ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हम लोग सब कोई जाते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। कोई मस्जिद जाता है, कोई धार्मिक स्थल को जाता है देखने के लिए, मंदिरों में जाता है, गुरुद्वारा में जाता है, पूजा पाठ करता है, दुआएं पढ़ता, हर चीज़ होती है समाज में। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी पूजा या आपकी दुआ कबूल हो जाए। तब तो आप मस्जिद में जाइए, किसी मंदिर में जाइए और भगवान के सामने हाथ जोड़ लीजिए और खुदा के सामने आप दुआ मांगिए कि मेरा काम हो जाए। कोई ज़रूरी नहीं कि हो। तो फिर आस्था में ठेस लगती है। जी। फिर ये लगता है कि क्या वो एक शक्ति है जो कुछ जिसे आप परिभाषित नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या है इस दुनिया में, वो स्पिरिचुअल पावर, उसको हम किस नाम से पुकारें। जब हम पूजा कर रहे हैं, बहुत भक्ति भाव से कर रहे हैं और कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता है। जब नहीं मिलता है तो निराशा होती है। जब आप मस्जिद में आप कुछ मांगते हैं, वो नहीं मिलता है तो आपको भी धक्का लगता है। ये ह्यूमन नेचर है, ये स्वभाव है। मेरा कहना यह है कि मांगना कभी नहीं कुछ चाहिए। जिस दिन आप मांगोगे न किसी से और अगर आपको नहीं मिलेगा तो फिर उस आदमी में या उस पत्थर में या उस आकृति में
आपको लगेगा कि ये कुछ नहीं है। तो आंख बंद करके अगर शांति अगर आपको मिल जाती है, सुकून मिल जाता है, वही आपकी प्रार्थना है। कुछ मांगना नहीं चाहिए। जो भाग्य में लिखा है, हम हमेशा इस बात को भी कहते हैं कि जिस दिन माँ के गर्भ में बच्चे का बीज जाता है, उस दिन उसका भाग्य लिखा जाता है। वो बच्चा गरीब परिवार में पैदा होगा या अमीर परिवार में पैदा होगा, बहुत हेल्दी होगा या बहुत ही कमज़ोर होगा, ये सारी चीज़ें हैं, एक उसके भाग्य के हिसाब से चलती है। आखिर मछुआरा का बच्चा भी हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हुआ कि नहीं हुआ? एक चाय बनाने वाला भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हुआ कि नहीं हुआ? अमिताभ बच्चन राजा से रंक और रंग से राजा फिर हुआ कि नहीं? बिल्कुल। इसी दुनिया में हम लोगों ने देखा है। बहुत सारे सितारे, फिल्म वर्ल्ड की अगर बात करें, कोई बैकग्राउंड नहीं था। अब ना अमिताभ बच्चन के बेटे आ गए या शाहरुख खान का बेटा या बेटी आ गई। एक समय तो ये था जो अपने बलबूते पर आते थे, बिल्कुल। उनके पीठ पीछे तो कोई नहीं होता था। सब अपने मेरिट पर आए हैं, अपने भाग्य से आए हैं, और भाग्य ही सब कुछ देता है। आपका कर्म आपका भाग्य कराता है, प्रेरणा वही देता है, और तभी आप कुछ अचीव करते हो। इसलिए अगर कोई सफल नहीं हो पाता है किसी परीक्षा में, तो समझो कि वो आपके नसीब में नहीं था। मेहनत में कमी नहीं होनी चाहिए। आप मेहनत करो, आपके लिए कुछ अच्छा ही इंतज़ार कर रहा है, आप पालोगे। जी सर, जैसे कि अगर आप आईएएस क्लियर नहीं कर पाते तो सर आपके पास विकल्प थे, क्योंकि आप जैसे कि हम जानते हैं आप सिंगर भी हैं, आप राइटर भी हैं, आप एक्टर भी हैं, आपके पास कई टैलेंट है। लेकिन सर कई ऐसे युवा हैं आज के टाइम में, उन पे कोई विकल्प नहीं होता। वो एक मकसद बना लेते हैं कि मुझे यही एग्ज़ाम देना है, मुझे नीट क्लियर करना है, या मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, या मुझे यही अधिकारी बनना है, या मुझे एक्टर बनना है, मुझे सिंगर बनना है। वो 10 साल 15 साल 20 साल भी स्ट्रगल करते रहते हैं। तो सर क्या युवाओं को एक विकल्प हमेशा रखना चाहिए और एक टाइम लिमिट होनी चाहिए कि मैं सिर्फ इतने साल ही मेहनत करूंगा, 10 साल में अगर मैं सिंगर नहीं बन पाया या एक सम्मानजनक पद पे नहीं पहुंच पाया या एक्टर नहीं बन पाया कि मेरी एक कंटिन्यूटी मुझे मिलने लगे, तो मैं दूसरी फील्ड में चले जाऊं, या निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए? देखो, सक्सेस दोनों कंडीशंस में है। एक होता है निरंतर प्रयास करके ही आदमी कुछ पाता है, फिर वही भाग्य की बात हो जाती है। जी। फिर वो प्रयास करा रहा है आपका भाग्य, और आपको अचीव करा देगा। आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बहुत सिविल सर्विसेज में कुछ अटेम्प्ट्स होते हैं जी। हर साल। लोग एग्ज़ाम देते हैं, ऊपर एज सीमा है, उम्र की सीमा है, अप टू 31 ईयर्स आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, 5 बार आपको अटेम्प्ट्स मिल रहा है। हमारे समय तो 3 ही बार अटेम्प्ट्स होते थे। बहुत सारे ऐसे सफल आईएएस आईपीएस एंड अदर सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं जो अंतिम अटेम्प्ट में आए। मेरा ही भाई, अपना जुड़वा भाई, लास्ट अटेम्प्ट में आया है। तीसरा अटेम्प्ट ख़त्म हो चुका था, और उस समय विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे देश के। उन्होंने एक एक्स्ट्रा अटेम्प्ट दिया था, और उस एक्स्ट्रा अटेम्प्ट में मेरे ब्रदर को आना लिखा था। तो आप इसको क्या बोलेंगे, भाग्य नहीं है? जी। तो एक तो है निरंतर प्रयास। एक आपने सुना भी होगा, महाभारत में एक दृश्य है। अर्जुन से पूछा गया था, एक चिड़िया है सामने, क्या देख रहे हो? बहुतों से पूछा गया, किसने बताया चिड़िया है। तुम क्या देख रहे हो? बोले कि मैं भी चिड़िया देख रहा हूँ, लेकिन चिड़िया में कुछ पंख है। तुम क्या देख रहे हो? किसी और से पूछा गया, तो डिस्क्राइब करने लगा वो चिड़िया। अर्जुन से पूछा गया, तुम क्या देख रहे हो? अर्जुन ने कहा, मैं इस चिड़िया के आँख की पुतली देख रहा हूँ, मुझे भेदना है वहाँ, और तीर निकाला और वहाँ मारा। फोकस कहाँ है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। आपकी मिशन क्या है, आपका टारगेट क्या है? अगर टारगेट हिट करना है तो फिर आप ये सब नहीं देखेंगे, आप उसके पंख को नहीं देखेंगे, आप उसकी गर्दन को नहीं देखेंगे, आप उसके पाँव पर नहीं देखेंगे। आप क्या देखेंगे? उसकी आँख को भेदना है, पुतली यहाँ सेंटर है। तो ये जो मिशन होता है, ये जो फोकस होता है, अगर आपको सर्विसेज में आना है, कौन सा सब्जेक्ट आप ले रहे हैं, विषय बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी। जिसमें आप कॉन्फिडेंट हैं, आपको वो विषय लेना चाहिए। जिसमें आप श्योर नहीं हैं तो प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना चाहिए।
कि मैं फिजिक्स ही पढ़ के मैं कम्पीट करूँगा या मैं मैथ्स पढ़ के कम्पीट करूँगा, ऐसा नहीं। जिसमें आप को फील होता है कि हाँ इस सब्जेक्ट में मैं निपुण हूँ, और लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में जी, जिसमें आपका कॉन्फिडेंस है, उस सब्जेक्ट को, उस विषय को लेना चाहिए। तो सर जैसे कि IAS IPS अधिकारी होते हैं, तो सर सरकार, जैसे हम देखते हैं कि सरकार हर 5 साल में बदल भी जाती है, कभी सेंटर की गवर्नमेंट बदल जाती है, कभी स्टेट गवर्नमेंट बदल जाती है, तो क्या अधिकारी के ऊपर सरकार के बदलने का भी प्रभाव पड़ता है, या कोई सरकार ऐसी होती है कि आपको खुल के कार्य करने का मौका दे रही है, या कई सरकार ऐसी हैं कि आप जिस तरह से कार्य करना चाह रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, तो सरकार को कितना फ़र्क पड़ता है एक IAS या IPS अधिकारी पर? देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट है अधिकारी कैसा है। पॉलिटिशियंस तो आते जाते रहते हैं, जी अधिकारी तो अपनी ऑन एन एवरेज 35 साल की सेवा सरकार को देता है, और इस 35 साल औसतन बात कर रहा हूँ जी मैं, हर 5 साल पर सरकार बदलती है, तो 7 सरकार को तो आप देख रहे हो बिल्कुल ऑन एन एवरेज। जी हर बार बीजेपी नहीं रही, कभी ज़माना था कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ख़त्म हुई तो भाजपा आ गई। कहने का मतलब है कि आप हर तरह के लोगों से मिल रहे हैं। आप कुछ बहुत अच्छे नेता से मिलते हैं, बहुत खुशी होती है उनसे मिल करके, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि लगता है कि ठीक है बस अपना समय निकाल लो। तो आप कभी कभी एडवाइस करते हो ऐसे नेता को जो आपको बहुत ध्यान से सुनते हैं, और उनका भी दिमाग साफ़ हो जाता है, खुल जाता है। अगर कोई ज़बरदस्ती करता है कि ये काम तुम्हें करना ही है, तो फिर वो ऑफिसर भी जो है, डिपेंड करता है ऑफिसर के ऊपर, वो कैसे अपने पॉलिटिकल मास्टर को मैनेज करता है। अगर कोई MLA साहब और MP साहब मुझे कहे कि ज्योति तुम्हें ये काम करना है, और मैं जानता हूँ ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ, ये बिल्कुल नियम के खिलाफ है, तो मैं उनको 2 ही बात कह सकता हूँ ना, कि सर ये पॉसिबल नहीं है, जी स्ट्रेट आपका आंसर। दूसरा, मैं वेट करूँगा कि ये कब इनका टर्म ख़त्म हो, उसको मैं डिले करता रहूँगा, टालता रहूँगा। और एक वो तरीका है कि आप जो ज़बरदस्ती दबाव अगर आपके ऊपर पड़ रहा है, आप उस दबाव से आप निकल जाते हैं। लेकिन हर चीज़ को समझाया बुझाया जा सकता है। सामने वाला भी अगर कोई कह रहा है तो उसको भी आप सुनो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी ही सोच सबसे अच्छी सोच है, जी सामने वाले की सोच भी तो अच्छी हो सकती है। एक अनपढ़ आदमी भी आपको ज्ञान दे सकता है, उसके लिए ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं होती है। जी तो ये 2 वे प्रोसेस है। आप उनको समझाइए और आप उनको समझने की कोशिश कीजिए कि ये आदमी गलत बोल रहा है या सही बोल रहा है, और लॉजिक से बात कीजिए। आप अगर कन्विंस करते हैं तो मैं बताता हूँ 100 में 99 ऐसे नेता हैं जो आपकी बात को मान लेंगे, तभी तो देश चलता है। जी आपके इश्यूज़ पे डिफरेंसेस हो सकते हैं, होते हैं, अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में हमारी आपकी लड़ाई हो सकती है विषय के ऊपर, आप एक दूसरे को कन्विंस करें। वन शुड बी ओपन टू सजेशंस, आइडियाज़। अगर आपकी कोई बात मुझे अच्छी लगे, आप इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, एंटी टेररिज्म या इंटरनेशनल मूवमेंट, जी बहुत सारे लोगों से आप मिलते जुलते हैं। कुछ लोग बहुत ऑब्स्टिनेट होते हैं, बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं, उनको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, और कुछ लोग को आप समझाइए तो बड़े प्यार से समझ जाते हैं। तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ लोगों को समझाना मुश्किल होता है, तो सर ऐसा होता है जैसे कि सर बेसिकली सर IATM इज़ एन एजुकेशन एंड अवेयरनेस कैंपेन। तो कई बार लोग बोलते हैं कि जो कुछ टेररिस्ट के नाम लेते हैं कि ओसामा बिन लादेन तो इंजीनियर था, और जी बगदादी तो PhD किया हुआ था, डॉक्टरेट था, तो हम उन्हें बोलते हैं कि एकेडमिक एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम जागरूकता की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को पीस, यूनिटी, इंटरफेथ देखो हार्मनी के अमन, लिए। एक चीज़ जो मुझे कभी कभी डिस्टर्ब करती है, इंटरनेशनल टेररिज्म एक ऐसा विषय है जिससे, ग्लोबल टेररिज्म कहिए, जिससे कोई ना कोई देश प्रभावित है। जी कोई भी धर्म टेररिज्म को प्रमोट नहीं करता है, बिल्कुल और वो टेररिस्ट किसी भी धर्म का हो, वो टेररिस्ट ही होता है। भाषा और जो परिभाषा है टेररिस्ट की, वो सबके लिए समान है। जो एक इंसान को इंसान नहीं समझता है,
एक इंसान किसी का गला रेतता है धर्म के नाम पर, तो वो इंसान ही नहीं है। मेरी नज़र में तो उसमें आत्मा ही नहीं है। एक इंसान जानवर को मारने के पहले 4 बार सोचता है कि इसे मारूं कि नहीं मारूं, उसे कितनी तकलीफ हो रही है। और कोई माँ के गर्भ से टेररिस्ट नहीं होता है, वो सिचुएशन में पड़ जाता है और कभी कभी इतना वो असहाय हो जाता है, इतना दबाव में आ जाता है कि वो इस दिशा गलत दिशा में चला जाता है। सो टेररिज्म किसी भी फॉर्म में हो, कहीं आप, जब मैं अफ़गानिस्तान में था तो एक वहाँ बहुत बड़ा हादसा हुआ था, इंडियन एम्बेसी के ऊपर अटैक हुआ था, 2007 की बात कर रहा हूँ। हमारा बैचमेट उस ब्लास्ट में मारा गया था। बड़ा अजीब सा लगता था यार, क्या गुनाह था उसका। अफ़गानिस्तान में पोस्टिंग होना क्या कोई गुनाह है? गुनाह तो नहीं है। आप उस वतन को बनाने के लिए, उसके निर्माण में, उसके लिए तो आप गए हैं जी। और अगर आप वहाँ मारे जाते हैं तो कैसा पूरे परिवार को लगेगा। एक इनोसेंट आदमी मारा जाता है जिसका टेररिज्म से कोई लेना देना नहीं है, किसी मज़हब के खिलाफ वो नहीं है, लेकिन वो मारा गया। लेकिन क्या बीतता है उसके पूरे परिवार के ऊपर। एक टेररिस्ट नहीं सोचता है, उसकी सोच बिल्कुल अलग होती है। तो हम हमेशा आपके इस इंस्टीट्यूशन, इस मूवमेंट के माध्यम से हम कहना चाहेंगे वैसे लोगों को कि गलत काम करने के पहले एक बार सोच लो। जी। इंसान होना। आप अभी हमसे बात कर रहे थे कुछ देर पहले, ऑफ द रिकॉर्ड कम्युनलिज्म की बात कर रहे थे, दंगा फसाद की बात आप कर रहे थे। दंगा फसाद के पीछे कौन है? वही लोग हैं ना जो मज़हब में नहीं बिलीव करते। कोई अच्छा मुसलमान, सच्चा मुसलमान जम से पत्थरबाज नहीं होता है। कोई बजरंग दल का आदमी या कोई आरएसएस का आदमी ये इस तरह का काम नहीं करता है। वो धर्म की बात करता है और कोई धर्म गलत चीज़ नहीं सिखाता है। जो भटक जाते हैं धर्म से, जिनकी ऑब्जेक्टिव ही कुछ और है, वो ऐसा काम करते हैं। तो आपके माध्यम से तो हम लोग शांति प्रिय आदमी हैं। लोग कहते हैं ना कि अभी रशिया यूक्रेन के बीच वॉर चल रहा है, कुछ दिन पहले ईरान और इज़राइल के बीच चल रहा था, पूरी मिडिल ईस्ट इसमें पिस रही थी। आज के डेट में ट्रेड वॉर में पूरा वर्ल्ड फंसा हुआ है, सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन इंसान अगर इंसान इस चीज़ को मान ले कि हमको एक इंसान को इंसान के फॉर्म में देखना है, उसकी मदद करना है, तो उसमें धर्म नहीं आता है। आखिर इतनी संस्थाएं हैं। आप टेररिज्म की मूवमेंट करते हैं तो क्या आपको बजरंग दल के आदमी टेररिस्ट लगते हैं? नहीं सर। सीधी बात है। मुझे अगर किसी मुसलमान मित्र से मुझे मिला जाए तो मैं उसको दंगा समझ जाऊंगा कि ये दंगा करता है। ऐसी तो मेरी सोच नहीं है। कितने लोग अच्छे हैं इस हिंदुस्तान में, मुसलमानों का कंट्रीब्यूशन कोई कम है? चाहे वो आप देखिए स्वतंत्रता संग्राम में, उस समय तो है ही मौलाना अब्दुल कलाम और कौन कौन एक से एक हैं, गिनती में तो ऊपर से नीचे आप गिना दें जो हिंदुस्तान में काम किए हुए हैं, हिंदुस्तान को स्वतंत्र करने के लिए काम किए हुए हैं। उसी तरह आप देखिए हर फील्ड में जितने अच्छे म्यूजिशियन हैं, चाहे वो संगीतकार हों, चाहे वादक हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे स्पोर्ट्स में आप देखो, एक से एक मुस्लिम लोगों का कंट्रीब्यूशन है। आपके मतलब इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी खासियत ये है कि हर धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, हर धर्म के लोग का कंट्रीब्यूशन है। तो फिर आपस में लड़ाई क्यों? किस बात की लड़ाई? ये तो बात ही समझ में नहीं आती है कि भाई धर्म के नाम पर लड़ना है। धर्म तो आपको सिखाता नहीं है कि आप हिंदू के खिलाफ हो जाओ। धर्म मुझे नहीं सिखाता है कि मैं मुसलमान के खिलाफ हो जाऊँ। धर्म तो मुझे अमन की बात करता है, वो सिखाता है। और यही हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि चलो भाई सब कोई मिल के चलो। कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबका साथ रहेगा, सबका सहयोग रहेगा, तभी तो देश विकसित होगा। जी सर। नहीं, हमारे देश की एकता अखंडता को कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया सर। अभी पहलगाम हमला भी हमने देखा कश्मीर में, जो बहुत ही निंदनीय हमला था। लेकिन सर जैसे कि हम भी काउंसलिंग में यही बताते हैं कि कोई भी धर्म ये नहीं सिखाता बेगुनाहों को मारो,
और जिहाद का मतलब भी ये नहीं है सर। कुरान शरीफ में खुद साफ लिखा है कि एक बेगुनाह को मारने का मतलब ये है कि आपने पूरी इंसानियत को मार दिया, इंसानियत का कत्ल कर दिया। लेकिन क्या होता है सर, मिसगाइड किया जाता है साइबर मतलब स्लीपर सेल्स के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन सर इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो देश है कि कितनी, अगर आप कोई भी धर्म, जैसे भी आपने बोला, चाहे बजरंग दल हो या मुस्लिम्स हो, कोई भी जन से टेररिस्ट नहीं होता। तो सर अगर कोई इंसान अल्लाह अकबर बोल के और कहीं पे हमला कर रहा है तो सर ये तो साफ जाहिर है कि वो इस्लाम का वेल विशर नहीं है, शुभचिंतक नहीं है। क्योंकि जैसे ही उसने अल्लाह अकबर बोल के कहीं पे अनहोनी करी या गलत एक्टिविटी करी तो इनडायरेक्टली उसने इस्लाम को बदनाम किया, जिसमें कि हम जैसे जो मुस्लिम्स हैं हमें भी एक मतलब हम पर्शियन चिन्ह लग जाता है हमारे ऊपर भी, एक हमें भी अपने आप को साबित करना पड़ता है कि हम उनसे अलग हैं। और एक कहीं ना कहीं एक माहौल ऐसा बन जाता है मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ कि हमें अपने आप को साबित करना पड़ता है कि नहीं, हम उनके सपोर्टर नहीं हैं या हम उनके हितैषी नहीं हैं। तो सर इसी से ज़ाहिर होता है कि कोई जो इस तरह का काम कर रहा है वो और हम देखते हैं सर पाकिस्तान में कई बार हमने देखा मस्जिदों में भी हमले हो जाते हैं, स्कूल्स में हमले हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। तो सर ये एक अलग ही संगठन है जो मुझे नहीं लगता कि इनका मकसद सिर्फ देश को, हमारे भारत को तोड़ना है और यहाँ की जो एकता है उसको, उसके दुश्मन हैं ये लोग। देखो, 2-3 चीज़ तुमने कहा उसके ऊपर मैं टिप्पणी करना चाहूँगा। पाकिस्तान एक बड़ा डिफरेंट टाइप का मुल्क है जी, ठीक है। पाकिस्तान में तो अपने हिंदू मुस्लिम्स को वो मुस्लिम का दर्जा नहीं देते हैं। मुझे याद है अच्छी तरह, मेरे दोस्त जो वहाँ रहते थे कई बार मिले हमसे, बोले कि मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, वहाँ जब जाता हूँ तो मुझे काफिर कहा जाता है, मुझे ज़मीन पर बैठाया जाता है, मुझे नौकरी नहीं मिलती है। जी, किसी भी इंडियन मुस्लिम्स को, वो भी हैं इंडियन मुस्लिम्स, पार्टीशन के पहले तो वो हिंदुस्तान ही के पात्र, बिल्कुल, उसी हिंदुस्तान के वो भी थे, जो मुग़ल पीरियड हो या ब्रिटिश पीरियड हो या स्वतंत्रता के बाद, ऑरिजिन तो सबका यही है, जिसको कहते हैं ना अखंड भारत। जी, सो अखंड भारत का ही वो पार्ट था। लेकिन जब ये पार्टीशन हुआ तो जो इंडियन मुस्लिम्स वहाँ गए उनको वो मुहाजिर कहना शुरू किए, उनको काफिर कहना शुरू किए, उन्हें ज़मीन पर बैठाना शुरू किए, उनको इतनी टॉर्चर और इतनी यातनाएं सहनी पड़ी हैं। जब वो अपनी दुख भरी दास्तां सुनाते हैं तो लगता है कि यार ये कौन तरह के मुस्लिम्स हैं। केवल धर्म मुस्लिम है लेकिन आपको ट्रीट नहीं कर रहे हैं एज ए मुस्लिम। जी, आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ। दूसरी बात, आप हिंदुस्तान में देखो, यहाँ का राष्ट्रपति भी एक मुस्लिम होता है, राज्यपाल भी मुस्लिम होता है, सब बड़े बड़े ओहदे पर मुस्लिम्स होते हैं। कहाँ डिस्क्रिमिनेशन, मुझे बताइए। सर आपके पिताजी की एक किताब का विमोचन जो है उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने किया था। अंसारी साहब ने किया था जी, और वही मैं कह रहा हूँ कि आप हिंदुस्तान में देखिए, कहीं आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगेगा, कहीं नहीं। हर क्षेत्र में एक मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और बहुत ऊपर, बहुत हाई रैंकिंग है, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटर हो। चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब थे, कई लोग रहे हैं हिंदुस्तान में जो बड़े बड़े ओहदे पर गए हैं। राष्ट्रपति हुआ, उससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो ये एक ऐसा मुल्क है जो सेकुलर भी है और साथ साथ ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। जी, तो जो हमारे इंडियन मुस्लिम्स हैं, जो अगर उसके कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रो पाकिस्तानी हैं ज़्यादा, तो ठीक है, अगर ये उनकी सोच है ना, जी, उसमें हम लोग इंटरफेयर क्या करें। अगर इनको इतना ही अच्छा लगता है तो चले जाए भाई, बॉर्डर क्रॉस करके वहाँ की नागरिकता ले ले, अच्छा ही होगा। लेकिन वो वहाँ एक्सेप्टेड होंगे या नहीं होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। सर यहाँ तो अदनान सामी ने नागरिकता ली, वो भी एक्सेप्टेड हो गए हैं। वही तो बता रहे हैं, ये मुल्क तो ऐसा मुल्क है जिसमें हर कोई आना चाहता है और हर का वेलकम है। ये मुल्क ऐसा है। हम लोग बाय नेचर बहुत लिबरल हैं, बहुत लीनियंट हैं, ओपन माइंडेड हैं, सबको वेलकम करते हैं। आप देखो, आपके बगल में ही UAE है, दुबई। जी, आप वहाँ जाएं, आपको फील ही नहीं होगा कि आप हिंदुस्तान के बाहर हैं। बिल्कुल। मैं तो हमेशा कहता हूँ दुबई हिंदुस्तान का एक प्रांत है, एक प्रोविंस है। इतने इंडियंस हैं, इतने पाकिस्तानीज़ हैं, बांग्लादेशीज़ हैं, जी, आपको लगेगा कि आप हिंदुस्तान ही में एक ही भाषा बोले। वहाँ के अरबी लोग भी हिंदी समझते हैं। आप गए होंगे मॉल वहाँ पर देखे होंगे, तो अपनापन लगता है। वही डिफरेंट हो जाता है जब आप सऊदी अरेबिया जाते हैं या ईरान जाते हैं या इराक जाते हैं। लेकिन इंडियन मुस्लिम्स जब वहाँ जाते हैं
तो वहाँ के जो मुस्लिम्स हैं वो उनके सोचने का तरीका अलग है, वहाँ डिफरेंस आ जाता है। जैसे एक हिंदू भी जाता है तो वहाँ का लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस के हिसाब से चलता है। अगर लेडीज़ का एक्सपेक्ट वो करते हैं कि वो बुर्का पहने, तो हिंदू लड़कियां भी वहाँ जाती है तो पहनती हैं बुर्का। आप उनके रीति रिवाज के हिसाब से चलते हैं, जी आप उसके अगेंस्ट नहीं जाते हैं। तो फिर हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान के कानून हैं सबके लिए बराबर, बिल्कुल ट्रिपल तलाक एक कितना बढ़िया पहल था, जिसकी वजह से कितने मुसलमान जो लड़कियां जिनको बस तलाक 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 करके तलाक मिल जाता था, फ़ोन पे तलाक हो जाती कितना है। मिसयूज़ हो रहा था इसका, जी कितना कंट्रोल हुआ इससे। वक्फ बोर्ड की बात कर रहे हैं, वक्फ में आप देखिए क्या खराबी क्या है। वो तो इक्वालिटी की बात कर रहे हैं कि अगर जो ज़मीन कब्जा है भाई जिसका है उसको मिल जाए, बिल्कुल इसकी मैनेजमेंट अच्छी हो जाए। कब्जा छुड़ाना ही एक ढंग से वक्फ बोर्ड का जो अंदरूनी मामला है। हर दस्तावेज आप दिखाइए, जो आपकी ज़मीन निकलती है वो आपकी ज़मीन है, जो नहीं निकलती उसको छोड़िए, वैसे लोगों को दीजिए जिनको ज़रूरत है। बिल्कुल तो सरकार तो यही कर रही है, इसमें इसकी आलोचना हम क्यों करें। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर सरकार अगर कोई विषय ऐसा उठाती है जो एंटी पब्लिक है तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू अपोज द गवर्नमेंट। मैं विषय पर बोल सकता हूं, किसी एक पर्टिकुलर आदमी को मैं खराब नहीं कह सकता हूं। अपने प्रधानमंत्री साहब ने सबों के हित में बात कही है, उनको रिलीजन से कोई मतलब नहीं है, वो सबकी बात करते हैं, सबका वेलकम करते हैं। तभी उनका जो स्लोगन है, हमने कहा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। और सबका विश्वास बाद में ऐड हो गया। जी तो ये चीज़ जो है ना, ये बहुत अहम पंक्ति है। इसमें पार्टी पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए, ये सबके लिए है, सबके हित के लिए है, राष्ट्र हित की बात करता है। बहुत लोग आरएसएस को कुछ कहते हैं, बट आरएसएस का आप देखो उद्देश्य क्या है, वो राष्ट्रहित की बात करता है, राष्ट्र की भलाई की बात करता है, वो एकता की बात करता है, जो आप कहते हैं एकता अखंडता की बात करता है। जी ये थोड़े बोलता है कि आप कट्टर हिंदू हो जाइए, ऐसी बात नहीं। आरएसएस कभी ये चीज़ नहीं कहता है। आरएसएस हमेशा राष्ट्र की बात करता है, उसकी भाषा ही वही है। इसलिए मैं कहता हूँ कि चाहे वो इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे जैनिज़्म हो, चाहे बुद्धिज़्म हो, चाहे हिंदुइज़्म हो, हर धर्म अच्छाई की बात करता है, कोई बुराई की बात नहीं करता है। तो हम लोग अगर हाथ मिला के चले, सहयोग करके चले, तो देश विकसित होगा। देश में लोग में क्या होगा, भाईचारा जी बढ़ेगी और लोग अच्छे से रहेंगे, सब लोग खुशहाल रहेंगे। यही तो चाहते हैं। कौन चाहता है लड़ाई करना आज के दिन? जी। तो सर जैसे कि आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, तो सर अभी एक फ़िल्म आई थी 12th फेल, जिसमें कि हमने देखा एक आईपीएस अधिकारी का स्ट्रगल दिखाया गया था और अचीवमेंट दिखाई गई थी। तो सर क्योंकि आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, तो क्या आप कभी ऐसा चाहते हैं कि आपके ऊपर भी एक फ़िल्म बने, और अगर बने तो सर आप कौन से ऐसे एक्टर को, बॉलीवुड के एक्टर को उस अपने किरदार में देखना चाहते हैं, खुद ही करना पसंद करेंगे? अब ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत मुश्किल है बताना और उसका जवाब देना। कोई हमारे ऊपर फिल्म बनाता है, वो उसकी इच्छा है। कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच ज़रूर किया था कि सर आपके करियर के का एक स्क्रिप्ट तैयार किया जा सकता है, जो कुछ भी आपने किया है तो एक वो इंस्पिरेशनल मूवी होगी। हमने कहा ये आपकी सोच है, अगर आप बनाइए तो हमें तरफ से कोई आपत्ति नहीं है। तो उन लोगों ने मुझसे एनओसी लिया, नो ऑब्जेक्शन। मैंने एनओसी दे दिया कि अगर आपको जब बनाना है बनाइए, लेकिन एक बार स्क्रिप्ट हमसे ज़रूर डिस्कस कर लीजिएगा ताकि इसमें ऑथेंटिसिटी रहे। जी। उसमें ऐसा मसाला मत डाल दीजिएगा कि वो थोड़ा सा अननेचुरल लगे। जी लेट इट बी नेचुरल, ठीक है। बाकी इतने अच्छे कलाकार हैं, एनएसडी के इतने अच्छे अच्छे लोग हैं, नई पीढ़ी आ गई है, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है, तो सबको मौका देना चाहिए। अब वो ज़माना ख़त्म हुआ कि भाई पुराने वाले को भी अभी भी चला रहे हैं। जी दूसरे को भी चांस दो, दूसरे भी आए, नए इतनी प्रतिभाएं हैं अपने देश में, तो चांस दो। अगर कोई एक नया कलाकार उभरता है तो अच्छा लगता है उसके बारे में जान करके, तो कोई भी करे। मुझे अगर मौका मिलेगा तो क्यों नहीं, वाई नॉट, मैं जी। डायरेक्ट कर दूंगा। जी बिल्कुल सर।
सर हम एक प्रोडक्शन हाउस भी चलाते हैं, तो हाँ। सर हम काफ फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड, हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ एसोसिएट होकर कोई समाज को अच्छा संदेश देने के लिए, क्योंकि सर वल्गैरिटी तो बहुत परोसी जाती है। अभी हमने देखे सरकार ने कई ऐप भी जो हैं वो बैन किए हैं जो कि वल्गैरिटी परोस रहे थे और फैला रहे थे। लेकिन सर अच्छे मुद्दे, अच्छे सोशल कॉज को लेके जिसमें कि अच्छा संदेश जाए, ऐसे प्रोजेक्ट भी बनने चाहिए, चाहे वो शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज़ के माध्यम से हों। तो सर बाकी एक मैं आपको बताता हूँ, एक मैंने स्क्रिप्ट लिखा था, कॉपीराइट उसकी मेरे पास है, हम भी इंसान हैं, उसका मैंने टाइटल दिया था। और उसमें मैंने यही फोकस किया है कि टेररिस्ट जन्म से टेररिस्ट नहीं होता है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले बात कही है। और संक्षिप्त में यही है, लास्ट पार्ट है कि जब कैरेक्टर जो तालिबान का कमांडर है, मेरे दिमाग में नसरुद्दीन शाह जी चल रहे थे, वो जब वो फील करते हैं कि अरे मैंने तो बड़ा गलत आदेश दे दिया था अपने डिप्टी कमांडर्स को इस आदमी को मारने के लिए, और यहीं पर उसे हम लोगों ने मारा था, कत्ल किया था, दफनाया था, सब कुछ किया था, लेकिन वो आदमी सच्चा था, ईमानदार था, जो कहता था वो सच कहता था, कि वो यही कह रहा था कि मैं आपके वतन को बनाने आया था और आप लोग मुझे जासूस समझ गए। और हम लोग कहते रहे कि नहीं, तुम जासूस हो, इंडिया के जासूस हो, तुम रॉ के आदमी हो। और वो बार बार कहता था मेरे को रॉ से कोई मतलब नहीं है, मैं तो एक यूएन का काम करने वाला एक ऑफिसर के रूप में यहाँ पर आया हूँ। और जब मार देता है और बाद में किसी चैनल से पता चलता है कि वो आदमी जेन्युइन था, वो कोई मिस्टेकन आइडेंटिटी का केस हो गया था, तो उस समय जो कैरेक्टर तालिबान का है वो नमाज़ पढ़ रहा है और उसका वो मोबाइल में दिखता है, कहीं से कॉल आता है, वो फ़ोन उठाते हैं, बोलता है उधर से कि जिस आदमी के बारे में आपको हम लोगों ने सूचना दी थी, इनपुट्स दिया था, एक्चुअली वो आदमी वो नहीं था, कोई और था। तो नसरुद्दीन शाह, जिसको मैंने सोचा है कि तालिबान कमांडर के रूप में रखूं, वो मोबाइल को फेंकता है और खड़ा होता है और बोलता है अपने ऑर्डरलीज़ को, डिप्टी कमांडर्स को, बोलता है कि चलो उस जगह, उस टीले पर जहाँ पर पिछले जुम्मे के दिन हम उस आदमी को लाए थे और मारे थे। और दिखाते हैं कि सारे लोग वहाँ एकत्रित हो रहे हैं, वही काला टर्बन लगा करके, साफ़ा पहने हुए, और नसरुद्दीन शाह घोड़े से आता है, टीला पर चढ़ता है, और उसकी डायलॉग यहाँ से स्टार्ट होती है जब वो बोलता है कि याद करो उस जुम्मे के दिन जब एक आदमी को तुम घसीट के लाए थे और हम लोग ने उसे यहाँ पर गाड़ दिया था, सिर उसका केवल बाहर था, इतने जूते मारे उसे, लेकिन क्या कहता था वो? यही कहता था ना, मुझे मत मारो, मुझे अपने वतन भेज दो, मेरी वाइफ वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मेरे बूढ़े माँ बाप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उसे छोड़ा नहीं, मार दिया। लेकिन मैं बताता हूँ, वो आदमी सच्चा था। और उसके बाद मेन डायलॉग शुरू होती है कि मुझे बताओ कुरान के किस पेज पर लिखा है एक बेगुनाह आदमी को मौत की सज़ा देना। पिन ड्रॉप साइलेंस है। बोला इस्लाम क्या बताता है एक बेगुनाह को मौत की सज़ा दी जाए? बताओ मुझे। बोला कि मैं भी किसी का चाचा हूँ, दादा हूँ, नाना हूँ, मामा हूँ। अगर हमारे एक परिवार में भी किसी की डेथ होती है तो इस आँख में आंसू चले आते हैं। क्यों? बोले एक तिनका भी अगर चुभता है तो मुझसे उफ की आवाज़ निकलती है। क्यों? क्योंकि हम भी इंसान हैं। और ये उसकी डायलॉग चल रही है, नाम पिक्चर का नाम ही है आखिर हम भी इंसान हैं, उसी पर बोलता आखिर हम भी इंसान हैं। और वहाँ से निकलता है, जहाँ नमाज़ पढ़ता था मस्जिद के पास जाता है, अपने को ब्लास्ट करता है, लास्ट नहीं आता है। मज़हब यही सिखाता, मज़हब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, ठक ठक ठक, आखिर हम भी इंसान हैं। जी सर, ये बिल्कुल हमारे मूवमेंट की तरह ही कॉन्सेप्ट है, इस पर बैठेंगे। और सर बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बैठ के चर्चा करके। उम्मीद है कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो कुछ सीखेंगे, समझेंगे और आगे अपनी लाइफ में तब्दील करेंगे आपकी जो गाइडेंस हैं। तो ये था हमारा पीस टॉक विद मैक का एपिसोड श्री ज्योति कलश जी के साथ। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे किसी दूसरे गेस्ट के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।